हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट जगनर सिंह राठौड़ फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अजमेर, राजस्थान। यदि आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। इस चैनल के द्वारा कानून की जटिल प्रक्रिया और उसकी भाषा को सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है, जो शायद कानून की जानकारी बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। आज मैं महिलाओं को जो विशेष प्रोविजन दिए गए हैं, जो विशेष एक्ट में विशेष प्रोविजन दिए गए हैं, उससे संबंधित मैं बात करूंगा। महिलाओं को जैसे 498A डोमेस्टिक वायलेंस, 125 भरण पोषण, इसके अलावा अन्य कई ऐसे प्रोटेक्शन दिए गए हैं, स्पेशली जो एक महिला अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकती है यदि उसके साथ किसी भी प्रकार का फिजिकली, मेंटली किसी भी प्रकार का उसको हैरेसमेंट किया जाता है तो। परंतु समय को देखते हुए और कई यह जो कानून बनाए गए थे, यह जो एक्ट बनाए गए थे, इसके पीछे जो कानून की मंशा थी वह यह थी कि महिलाओं को फिजिकली, मेंटली किसी भी प्रकार से उसको हैरेसमेंट किए जाने से बचाया जा सके, उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। परंतु समय को अत्यधिक समय की वजह से और आधुनिक युग में महिलाओं के द्वारा इस प्रकार की जो सुरक्षा प्रदान की गई है या जो उनको एक सुरक्षात्मक हथियार दिए गए थे, उसको मिसयूज करने लगी है, उसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है और अधिकांशतः मामले खारिज होते हैं। यही इसका रेशियो भी यही है कि 498A के मामले डोमेस्टिक वांदे जो फर्जी किए जाते हैं, जो मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर किए जाते हैं, जिनमें सत्यता नहीं होती है, वो बाद में वह महिला अपने केस को कोर्ट में प्रमाणित भी नहीं कर सकती है, इसलिए ये केस खारिज कर दिए जाते हैं। और ये केस सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रकार के जो झूठे केस किए जाते हैं उसको एक लीगल आतंकवादी भी कहा। और कई प्रकार से कई केस, जैसे अनिश कुमार का केस है, अनिश कुमार स्टेट ऑफ बिहार का, उसमें भी 498 में कई प्रकार से सुधार किए गए हैं, जिसमें अब उसको अरेस्ट करने से पहले 41 का नोटिस देना पड़ेगा पुलिस वालों को। इस प्रकार से कई गाइडलाइन पुलिस वालों को भी दी गई है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन करते समय पुलिस वालों को किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और अब पहले वाली बातें नहीं है, अब काफ़ी कानून चेंज हो चुके हैं। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी ने गलत आरोप लगाते हुए, मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर आरोप लगाते हुए, कपोल कल्पित कहानी घड़ते हुए यदि किसी पति के खिलाफ 498A का मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है, और उस मुकदमा दर्ज कराने के पीछे उससे उसकी मंशा उस पति या उसके परिवार वालों से पैसे ऐंठना होता है, या किसी प्रकार की बहुमूल्य कोई वस्तु ऐंठना होता है, या कोई प्रॉपर्टी ऐंठना होता है, तो एक वह व्यक्ति अपना बचाव किस प्रकार से कर सके, उससे संबंधित में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण कानून आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले, इस प्रकार के केस जब स्टार्टिंग होती है तो उसमें महिला और उसके परिवार वालों के द्वारा बहुत धमकियां दी जाती है। पति और उसके परिवार वालों को बहुत धमकियां दी जाती है, जिसमें पति को सलाखों के पीछे भेजने से संबंधित, उसकी प्रॉपर्टी नष्ट करने से संबंधित, उसके सैलरी से संबंधित, उसकी जो भी कोई जॉब करता है उसको जॉब से बर्खास्त करने से संबंधित कई प्रकार की धमकियां दी जाती है, अनलिमिटेड धमकियां दी जाती है। तो उससे बचने के लिए एक पति, इंडियन पेनल कोड IPC के सेक्शन 506 में यह प्रोविजन दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई धमकी दी जाती है तो उस जो व्यक्ति धमकी दे रहा है उसको 2 वर्ष का कारावास की सजा का प्रावधान किया है और जुर्माने का भी प्रावधान है। परंतु यदि कोई धमकी ऐसी है जो आजीवन कारावास या मृत्युदंड से संबंधित है, या 7 साल के ऊपर की सजा के प्रावधान से संबंधित किसी प्रकार के जो केस होते हैं उससे संबंधित धमकी दी जाती है। जैसे पति है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है और वो काफ़ी पॉश इलाके में प्रॉपर्टी है, उसको आग से जला देना, उसको जान से मारने की धमकी देना, या उस पति के परिवार में किसी महिला को उसकी असतित्व उसको कैरेक्टरलेस साबित करने की धमकी देना। इस प्रकार की जो धमकियां दी जाती है उसमें 7 वर्ष से अधिक का कारावास का प्रावधान दिया गया है, जिससे महिला के खिलाफ इस प्रकार का मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। और इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 107 और 116/3 उसका सब सेक्शन 3 में एक SDM के थ्रू या आपके जो भी डिविजनल मजिस्ट्रेट है उसके खिलाफ, उसके पास में आप ये आवेदन कर सकते हैं और उस महिला को, उसके परिवार वालों को परेशानी बनाए रखने के लिए पाबंद कर सकते हैं कि आप इस प्रकार की धमकियां और जानलेवा हमले या इस प्रकार की आप जो कृत्य नहीं करें। यदि ये कार्रवाई की जाती है तो उसको दंडित किया जाने का प्रावधान है। इसके अलावा पति हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में एक न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें पत्नी के द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने पीहर में जाके बैठ गई और वहां जाकर
मुकदमा दर्ज करवा दिया, जबकि ऐसा कोई कारण है ही नहीं, जबकि पति या पति के किसी भी परिवार वालों के द्वारा कभी भी दहेज की मांग नहीं की गई, किसी भी कीमती वस्तु की मांग नहीं की गई, कभी भी उसको फिजिकली या मेंटली उसको हैरेसमेंट नहीं किया गया बिना किसी कारण से। तो इस प्रकार की ये याचिका दायर की जा सकती है, जिसमें यदि न्यायालय के द्वारा आदेश दे दिया जाता है कि पत्नी को कि यदि दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना करे, और फिर भी यदि पत्नी के द्वारा उस आदेश की पालना नहीं की जाती है, तो पति तलाक, तो यह एक पति के लिए तलाक का आधार हो जाता है, और वह हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत तलाक ले सकता है अपने पति के खिलाफ। इसके अलावा अधिकांशतः जो देखा जाता है 498 के केस में कि जब पति पत्नी के बीच में विवाद होता है, किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, तो उसमें पत्नी और उसके परिवार वाले, पति और उसके परिवार वालों के जो रिश्तेदार होते हैं, पति के जितने मित्र जो फ्रेंड्स होते हैं, उसको फ़ोन कर करके बहुत अश्लील गालियाँ निकालते हैं, धमकियाँ देते हैं, उनकी जितनी भी गुडविल है उसको ख़राब करने की पूरी कोशिश करते हैं। मतलब बहुत चीफ लेवल पे जाके वो अपनी हरकतें करते हैं। इस प्रकार से यदि पति या उसके किसी परिवार वालों के की गुडविल को, ख्याति को आहत किया जाए, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए, तो इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 500 में यह प्रोविज़न दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति लिखित शब्दों से, संकेतों से, किसी भी प्रकार से यदि कोई मानहानि करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और जब ये केस चलता है तो उसमें कई बार किसी की सलाह से या परिवार में हर व्यक्ति के किसी न किसी परिवार में एक आवश्यकता से अधिक कुछ होशियार व्यक्ति होता है, वह फर्जी दस्तावेज तैयार करके या किसी भी प्रकार से कूट रचित दस्तावेज तैयार करके अपने पक्ष को साबित करने के लिए, अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए वह दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाता है, और वह दस्तावेज पुलिस थाने में भी प्रस्तुत किया जाता है। और यदि पति के पास यह पर्याप्त आधार है कि वह जो सबूत पेश किया गया है वह कपोल कल्पित बिल्कुल मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर है, और उस जो पेश किया गया है सबूत वह कम्प्लीटली फर्जी है, तो पति ऐसे फर्जी दस्तावेज पेश करने के पक्ष में आईपीसी के सेक्शन 191 के तहत मुकदमा दर्ज करा सकता है, और उस दस्तावेज जो प्रस्तुत किया गया है उसको खारिज करवा सकता है। इसके अलावा पति 482 सीआरपीसी के तहत हाईकोर्ट में रुख कर सकता है, जिसमें यदि वो जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसको हाईकोर्ट को ये पावर दिया गया है कि यदि न्यायालय को ये लगे कि वो जो मुकदमा दर्ज कराया गया है वह फर्जी है, गलत है, और किसी भी प्रकार की जो कानून की जो परिभाषा है उसके दायरे में नहीं आता है, और पति ये प्रमाणित कर देता है कि हाँ जो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, जो पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है वह गलत है, निराधार तथ्यों के आधार पर है, तो हाई कोर्ट इस एफआईआर को क्वेश्चन कर सकती है, उसको निरस्त कर सकती है, उसको रद्द कर सकती है। और यदि हाई कोर्ट के द्वारा इस प्रकार एफआईआर को रद्द कर दिया जाता है तो वह केस वहीं समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा आजकल आधुनिक युग है और इलेक्ट्रिक ज़माना है, इलेक्ट्रिक साधन अत्यधिक, हर व्यक्ति के पास इलेक्ट्रिक माध्यम है, तो इलेक्ट्रिक माध्यम के द्वारा किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेज तैयार किया जाता है, जैसे कोई क्लिप है, फोटोज हैं, उसको मैनिपुलेट किया जाता है किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या किसी भी प्रकार से, तो एक सेक्शन 171 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है पति के द्वारा कि यह जो दस्तावेज फर्जी दस्तावेज किया जाता है, जो पेश किया गया है वह एक मतलब किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको मैनिपुलेट किया गया है, उसको बनाया गया है, जबकि वो ओरिजिनलिटी में इस प्रकार का कोई न तो वह ऐसी फोटो है नहीं इसका क्लिप है। और यदि पति द्वारा ये प्रमाणित कर दिया जाता है कि यह दस्तावेज फर्जी है तो उसको 471 में मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। इसके अलावा जब न्यायालय के द्वारा चार्ज की स्टेज होती है केस की, उसमें 227 का आवेदन प्रस्तुत कर सकता है न्यायालय के समक्ष और अपना पक्ष रख सकता है, जिसमें यह बताया जा सकता है कि ये जो मुकदमा दर्ज कराया गया है इन आधारों पर यह केस गलत है और इस प्रकार की मैंने कोई मांग नहीं की, मैंने कभी हैरान परेशान नहीं किया, और प्रमाणित कर देता है। वो जो भी दस्तावेज महिला के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है पुलिस थाने में, तो उन दस्तावेजों को गलत प्रमाणित कर देता है, तो कोर्ट आरोप सुनाते समय इसको 227 एप्लीकेशन के आधार पर उसको बरी कर सकती है, उसको वहीं से उसको दोषमुक्त कर सकती है। इसके अलावा पति जो भी संभव हो वह साक्ष्य इकट्ठा करे, क्योंकि हर केस की परिस्थिति पर डिपेंड करता है, हर केस की कहानी अलग होती है, हर केस में अलग अलग व्यक्ति होते हैं, किस प्रकार की क्या कहानी घड़ी गई है, किस प्रकार दस्तावेज इकट्ठे किए गए हैं, तो पति सावधान रहें, एक्टिव रहें और हर एक छोटे से छोटे दस्तावेज को इकट्ठा करें कि जब आवश्यकता हो, जब एविडेंस की स्टेज आए तो अपने सबूत को न्यायालय में प्रस्तुत करें और अपने केस को जीतें। एक बार एक केस हुआ था हाई कोर्ट में, जो उसमें एक महिला ने अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और वह मुकदमा पति ने कंप्लीटली उसको फर्जी साबित कर दिया था, तो पत्नी के खिलाफ 50,000 रुपये का जुर्माना न्यायालय के द्वारा अधिरोपित किया गया था। इस प्रकार जो महिलाओं के द्वारा जो
फर्जी केस तैयार किए जाते हैं या फर्जी केस किए जाते हैं किसी प्रकार। कई बार न्यूज़पेपर अखबारों में भी ये पढ़ा जाता है, लुटेरी दुल्हन, तो जो पति के घर वालों की जो प्रॉपर्टी होती है, उसका जो कोई अब कीमती आभूषण होते हैं उसको लेकर वो भग जाती है। तो इस प्रकार की बहुत सारी कहानियाँ हैं और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। तो उसके आधार पर ये जो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उससे बचने के लिए ये जो मैंने आज आपको बताए हैं, ये सब महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं, उसको आप पढ़ें, समझें। और इन जो मैंने आज कानून बताए हैं उनसे संबंधित किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। मैं या मेरी लीगल टीम के द्वारा आपको आवश्यक रूप से रिप्लाई किया जाएगा। इस 498 से संबंधित मैंने एक वीडियो पहले बनाया है, उसमें ये बताया कि महिलाओं को क्या क्या प्रोविज़न दिए गए हैं। उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने सराहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार की वीडियो आप देखते रहें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कानून की जानकारी बढ़ाने में मदद करेगा। वी आर ऑलवेज विथ यू, अहेड ऑफ यू फॉर योर प्रोटेक्शन ऑफ योर राइट्स। मैं आपके अधिकारों की सुरक्षा के लिए और आपके हितों की रक्षा के लिए हमेशा आपके साथ हूँ, आपके आगे हूँ।